राज्यसभा में बहस के बाद पास हुआ लोकपाल बिल। अब लोकसभा में कल होगी चर्चा। अन्ना हजारे ने जताई खुशी, कल तोड़ेंगे अनशन। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बरकरार। आप नेता अरविंद केजरीवाल बोले, पहले लेंगे जनता से राय, उसके बाद करेंगे विचार। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा हरियाणा में भी होगी लोगों को गुमराह करने की कोशिश, दिल्ली में क्यों नहीं बना रहे हैं सरकार। बाबा रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ की विवादित टिप्पणी, कहा लगता है कि अधिकतर कांग्रेसी हैं समलैंगिक, इसीलिए कर रहे हैं समलैंगिकता का समर्थन। पत्रकार पंकज खन्ना खुदकुशी मामले में सीपीएस रामकिशन गुर्जर को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर लगाई मुहर। और जिंदल ग्रुप से धन उगाही के मामले में जी ग्रुप की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका पर दिल्ली की अदालत 4 जनवरी को सुनाएगी फैसला। सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादक हैं मुख्य आरोपी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए आदेश, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से हटाए जाएं शराब के ठेके, 31 मार्च तक ठेके हटाने के निर्देश। रेवाड़ी में जिला सचिवालय की 3री मंजिल से कूदी महिला, अस्पताल में तोड़ा दम, आत्महत्या के कारण साफ नहीं, 2 लोग पुलिस हिरासत में। यमुनानगर में निजी बस का कहर, बाइक सवार 3 छात्रों को कुचला, तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, आरोपी चालक फरार। और मुंबई में 24 जनवरी को आयोजित होगा 59वां फिल्म फेयर अवार्ड। गुड़गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिनेता फरहान अख्तर ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा और आपके साथ मैं हूं स्वाति। राज्यसभा में करीब 6 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में बिल को पास कर दिया गया। सेलेक्ट कमेटी के संशोधन के साथ वोटिंग के जरिए बिल पास किया गया। अब बुधवार को इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। उधर बिल पास होने के बाद रालीगढ़ सिद्धि में जश्न का माहौल है। आमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे ने राज्यसभा में बिल पास होने पर खुशी जताई है। अन्ना हजारे ने बिल पास करवाने के लिए सभी पार्टियों का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद वो अपना अनशन तोड़ेंगे। तो 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक और अन्ना हजारे के समर्थक हैं जो खुशी मना रहे हैं। अन्ना हजारे ने सभी पार्टियों को बिल पारित करने के लिए धन्यवाद दिया है। और दूसरी ओर उस वक्त की तस्वीर जब राज्यसभा में लोकपाल बिल को पारित किया गया और अब लोकसभा में इस बिल को लेकर के चर्चा होगी। रालीगढ़ सिद्धि में जश्न का माहौल है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ दिया है। इसी मुद्दे को लेकर विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वासियों से पूछेगी कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए या फिर नहीं। कि आज से शुरू करके संडे तक हम लोग जनता की राय जानेंगे। जनता की राय जानने के तरह तरह से तरीके हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन जनता को, मेरी तरफ से पूरी दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी की लगभग 25 लाख कॉपीज बनाई जा रही हैं और ये पूरे दिल्ली के अंदर बांटी जाएंगी चिट्ठियां। बढ़ते हैं आगे। फरीदाबाद में सांसद अवतार सिंह भड़ाना के जन्मदिन पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि समर्थन देने के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार क्यों नहीं बना रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इसके साथ ही अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। मुख्यमंत्री जिन्होंने आपके हरियाणा तो वहां नई नई ताकतें उभरी हैं। मैंने इसी वास्ते दिल्ली में कहा कि जो एक नई पार्टी आई है उसने बहुत वायदे किए हैं लोगों से, तो मैंने अपनी पार्टी से आग्रह किया था व्यक्तिगत तौर पे कि इनको बिना शर्त के समर्थन दें, ताकि देखते हैं कि जो वायदे किए हैं वो पूरा करें तो अच्छा है। शायद हमारे को भी कोई मालूम हो, तो आज भी यही मेरा ये है कि उनको सरकार बनानी चाहिए।
और अपनी जिम्मेवारी से हटना नहीं चाहिए उनको, जो उनके लोगों ने जिम्मेवारी दी है, ताकि वहाँ सेवा कर सकें। लेकिन थोड़े ही समय में पता लग गया। बढ़ते हैं आगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने समलैंगिकता को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अब ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं को समलैंगिक बता दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लगता है अधिकांश कांग्रेसी समलैंगिक हैं, इसीलिए समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने की एक और विवादित टिप्पणी। बाबा के विवादित बयान के बाद मचा हंगामा। रामदेव ने समलैंगिकता के मुद्दे पर दिया विवादित बयान। कांग्रेस के खिलाफ अक्सर तल्ख बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने अब कांग्रेस को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली है। बाबा रामदेव ने ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं को समलैंगिक करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लगता है कि अधिकतर कांग्रेसी समलैंगिक हैं, इसलिए समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं। लगता है अधिकांश कांग्रेसी समलैंगिक है, इसलिए समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं। बाबा रामदेव के इस विवादित बयान के बाद हंगामा बरपना लाजमी है। दरअसल समलैंगिकता पर कोर्ट के रुख के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने निराशा जताते हुए कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला ज्यादा सही था। हालांकि बाबा रामदेव हमेशा ही विवादित टिप्पणियां करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विवादित टिप्पणी से एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी मर्यादा ही लांघ दी। अब बाबा रामदेव को कौन समझाए कि योग गुरु के तौर पर उन्हें जितनी लोकप्रियता हासिल हुई है, इस तरह की बयानबाजियां उनकी लोकप्रियता को कम करने का काम करेंगी। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, फोकस टीवी, हरियाणा। और वहीं प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी मदर ग्रुप समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द ही हर संभव कदम उठाने की बात कही। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, ताकि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई और कदम भी उठाए गए हैं। कुछ ये कह रही हैं कि इनके साथ जो है इनका पेमेंट जो है रेगुलरली रहे, क्योंकि भारत सरकार से कई बार डिलेड होता है। हमने इंश्योर किया है कि ज़्यादा मतलब इनकी जो भी मानदेय बनता है वो सही समय पर हम इनका दें। और अकाउंट्स ऑलरेडी इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं। कुछ इन्होंने ट्रेनिंग की बात कही है कि जो खाना ये बनाती हैं उनको थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए। और कुछ मुद्दे हैं जो कि विभाग से जुड़े हुए नहीं हैं, कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो हम सारी की सारी मांगे जो हैं इनके एग्जामिन करवा लेंगे। और वहीं प्रदेश की जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी ने आज लोहारू के डालानवास और डांडमा गांव में पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने किरण चौधरी का पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का काफी विकास हुआ है। उन्होंने बाढ़ड़ा में महिला कॉलेज को मंजूरी मिलने पर लोगों को बधाई दी और कहा कि सांसद श्रुति चौधरी के प्रयासों से ये लोगों को सौगात मिली है। इसके साथ ही किरण चौधरी ने बाढ़ड़ा के किसानों को लंबित पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द दिलवाने का वादा भी किया। तो आप जानती हो सब स्टेशन आपके इतने बनवा दिए, 10-10 बिजली के सब स्टेशन बनवा दिए, गांव-गांव के अंदर आपके तार खींच रहे हैं, पोल आपके लग रहे हैं, 132 kVA के 2 स्टेशन आपका बेरला में एक और वो वहाँ पे वो लग गया है, कॉलेज आपके क्या कहते हैं आपके पूरे गए हैं वो। अब जो नया सिलसिला है वो ये है कि श्रुति ने अब NCR में जब आप जुड़े हो तो इसका फायदा देखो शुरू हो गया है। भिवानी और भिवानी महम का जो रोड है वो NCR का पैसा हमारे को जो है DPR पूरी हो चुकी है और वो शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। पत्रकार पंकज खन्ना खुदकुशी मामले में CPS रामकिशन गुज्जर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामकिशन की अग्रिम जमानत पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि ये पूरा मामला नारायणगढ़ का है, जहां के पत्रकार पंकज खन्ना ने खुदकुशी कर ली थी और ऐसा आरोप लगा है कि रामकिशन गुज्जर ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि रामकिशन गुज्जर इन आरोपों को हमेशा से खारिज करते रहे हैं। उसमें लास्ट डेट को ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि वो ट्रायल कोर्ट में पेश होकर बेल बॉन्ड्स फर्निश कर दें, तो वो 7 नवंबर को अम्बाला में पेश होकर उन्होंने इंटरिम बेल ग्रांट होगी, उन्होंने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिए। तो वो ऑर्डर आज यहाँ दिखा के
ऑनरेबल जज ने उनकी बेल कंफर्म कर दी। और वहीं कर्म सिंह खुदकुशी केस में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पूर्व परिवहन मंत्री ओपी जैन और पूर्व सीपीएस दिलेराम शर्मा को पेश किया गया। कोर्ट में मामले में आरोप तय होने पर बहस होनी थी, लेकिन सीबीआई के वकील की अनुपस्थिति के चलते बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में बहस के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की है। वहीं इस दौरान एक बार फिर दिलेराम शर्मा ने खुद को बेगुनाह बताया। बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई ये जो है ना कोई ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है और पूरी तरह से निर्दोष है। आने वाले समय में न्यायालय और परमात्मा इंसाफ करेगा और जनता इंसाफ करेगी। रुख करते हैं अगली खबर का। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे चल रहे शराब के ठेकों पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा कि 31 मार्च 2014 तक हाईवे किनारे चल रहे शराब के सभी ठेकों को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने ये सख्त रुख हरियाणा सरकार के उस जवाब के बाद अपनाया, जिसमें हरियाणा सरकार ने कहा कि उसने पहले से ही 2 साल की एक्साइज पॉलिसी बना ली है, जो 15 मार्च 2015 तक चलेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सभी शराब की दुकानें हटाने के बारे में अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। कोर्ट ने 31/3/2014 तक लीनियंट व्यू लिया है, लेकिन कमेटी अपॉइंट कर दी है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की और डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा की, टू रिमूव मैक्सिमम लिकर बैंड्स विच आर हजार्डस, जो बिल्कुल खतरनाक हैं, हाईवे पे हैं, जहां ट्रक, बसेज, कारें रुकती हैं लिकर लेने के लिए, उनको इमीडिएटली रिमूव किया जाए। बढ़ते हैं आगे। जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और 2 संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की सेशंस कोर्ट जी के मालिक और संपादकों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने और सीएमएम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका पर 4 जनवरी 2014 को फैसला सुनाएगी। सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों के खिलाफ कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए जबरन उगाही की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे हैं। दिल्ली की सेशंस कोर्ट 4 जनवरी को जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने और चार्जशीट पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए उगाही की कोशिश के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के चलते बाकायदा जी के 2 संपादक समीर अहलूवालिया और सुधीर चौधरी साल 2012 में जेल की हवा भी खा चुके हैं। मीडिया की साख को दागदार करने वाले इस मामले को समझने के लिए कुछ बारीकियां समझना जरूरी है। दरअसल पूरा मामला साल 2012 में शुरू हुआ, जब दिल्ली पुलिस के मुताबिक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से करोड़ों रुपए वसूलने की साजिश रची गई। 2 अक्टूबर 2012 में दिल्ली पुलिस ने सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को खबरों के जरिए बदनाम करके और उनकी कंपनी के अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए उगाही की कोशिश का आरोप लगा। 27 नवंबर 2012 को दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश रचने और एक स्टिंग ऑपरेशन में पैसा मांगते साफ दिखाई पड़ रहे जी के 2 संपादकों को गिरफ्तार कर लिया। जी न्यूज के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद देश भर के मीडिया की साख को लेकर नई बहस भी छिड़ गई। लोग ये कहने लगे कि क्या टीवी चैनल्स का इस्तेमाल उद्योगपतियों को लूटने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद की कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर जब पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 24 फरवरी 2012 को जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ स्टोरी की योजना जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा को ईमेल के जरिए भेजी थी। 25 फरवरी 2012 को इस ईमेल का जवाब देते हुए सुभाष चंद्रा ने समीर अहलूवालिया को और ज्यादा खबर इकट्ठी करने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक कोयला आवंटन पर सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मार्च 2012 में मीडिया में लीक होने से पहले ही, यानी करीब 1 महीना पहले, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को बदनाम करने की योजना बनाई जा रही थी और यह सब हो रहा था जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के कहने पर। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने सुभाष चंद्रा को भी मुख्य आरोपी माना है।
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक जी ग्रुप के चैनल्स ने 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर और 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ खबरें दिखाई। ये साल 2012 था। गौर करने वाली बात यह है कि जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ गलत खबर तो दिखाई गई, लेकिन उगाही की बातचीत शुरू होने पर खबर दिखाना रोक दिया गया। यानी जी ग्रुप ने 13 सितंबर से 24 सितंबर के बीच उगाही की बातचीत जारी रहने पर जिंदल स्टील एंड पावर से जुड़ी कोई खबर नहीं दिखाई। उगाही की बातचीत नाकाम रहने पर जी के चैनल्स ने फिर से 24 सितंबर से जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ खबरें चलाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जी के मालिक और संपादकों ने मिलकर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ गलत खबरें दिखाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए बाकायदा एक विज्ञापन एग्रीमेंट बनाया था। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि इतनी बड़ी विज्ञापन डील की जानकारी ना तो कंपनी के सीईओ को थी और ना ही सेल्स डिपार्टमेंट को। दिल्ली पुलिस को जी न्यूज के तत्कालीन सेल्स हेड अमित त्रिपाठी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्हें जिंदल स्टील एंड पावर के साथ 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन की कोई जानकारी नहीं थी। जी न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वरुण दास ने भी पुलिस को कुछ इसी तरह का बयान दिया। वरुण दास ने दिल्ली पुलिस को बताया कि विज्ञापन की डील करने के लिए संपादक ऑथराइज नहीं है। विज्ञापन की डील सेल्स डिपार्टमेंट के जरिए होती है। उन्होंने बताया कि उनको 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन डील की कोई जानकारी नहीं है। जी न्यूज के लीगल डिपार्टमेंट के अफसरों ने जांच के दौरान बताया कि जिंदल स्टील एंड पावर को विज्ञापन के लिए दिए गए 2 ड्राफ्ट एग्रीमेंट जी न्यूज के लीगल डिपार्टमेंट ने नहीं तैयार किए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जी न्यूज के विज्ञापन के लिए तैयार किया गया था, जबकि दूसरा डॉक्यूमेंट डिलीजेंट मीडिया कॉर्पोरेशन के लिए तैयार किया गया था। दोनों ही कंपनियों के मालिक सुभाष चंद्रा हैं, लेकिन 2 संपादक सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया का संबंध डिलीजेंट मीडिया से किसी भी तरह से नहीं था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इस बात से यह साबित होता है कि जी के संपादक अपने मालिक सुभाष चंद्रा के फायदे के लिए काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने महीनों की जांच पड़ताल के बाद 30 जुलाई 2013 को सीएमएम कोर्ट में तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 120B, 420, 384 और 511 के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया। हालांकि 13 सितंबर 2013 को सीएमएम कोर्ट ने जी ग्रुप के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले ही पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए थे। लेकिन जल्द ही दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी और साफ कहा कि उसके पास तीनों ही आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अब देखना यह है कि 4 जनवरी को सेशंस कोर्ट मीडिया की साख पर बट्टा लगाने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ क्या रुख अपनाती है। गोपाल कृष्ण के साथ एसआईटी ब्यूरो, फोकस टीवी ग्रुप, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। जी न्यूज के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां, मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि अन्ना को गाली देने वाली खबर जी न्यूज ने गलत चलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी न्यूज उनके ऊपर गलत खबरें न चलाए। जी न्यूज के चैनल से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो गलत स्टोरी चलाना बंद करें। एक मेरा फर्जी किसी ने ट्विटर अकाउंट बनाया है और वो ट्विटर अकाउंट वाला अन्ना जी को गालियां दे रहा है और कल से ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं जी न्यूज वाले। अरविंद ने अन्ना को गाली दी, मैं कभी अन्ना को गाली नहीं दे सकता अरविंद जी इससे। और ये लोग जी न्यूज वाले बंद करें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सुभाष चंद्रा जी का जो स्कैंडल हुआ था। अरविंद जी हमने कर दिया है सर, हमने कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर जी न्यूज वाले नहीं मानेंगे तो जी न्यूज के खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे, जी न्यूज के खिलाफ भी मानहानि का दावा करेंगे। और रेवाड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के जिला सचिवालय की 3री मंजिल से एक महिला ने मौत की छलांग लगा दी। जब तक वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तब तक वो वहां से कूद चुकी थी। 25 साल की प्रिया नाम की लड़की पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थी और उसकी शादी पिछले साल ही दिल्ली के ज्वालापुरी में रहने वाले आईटी इंजीनियर धर्मेंद्र से हुई थी। प्रिया के मायके वालों का इल्जाम है कि उन्होंने शादी के समय अपने सामर्थ्य के हिसाब से दहेज में काफी सामान दिया था। उसके बावजूद शादी के बाद से ही लगातार प्रिया को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। पुलिस ने महिला के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ रामपुरा थाना के लिए कि इनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। ये जो लड़की है दिल्ली पश्चिम बिहार में ब्याही हुई है, इसका हस्बैंड जो एमसी है धर्मेंद्र नाम है उसका। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था इनका, ये वुमेन सेल में आए हुए थे। आज इनको काउंसलिंग थी, काउंसलिंग के दौरान जो है लड़की
ऊपर से छत से जो है ये छलांग लगा के नीचे। वहीं यमुनानगर के कस्बा बूडिया में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की को बहला फुसलाकर युवक अपने घर ले गया, जहां 2 युवकों की मदद से उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को ही जेल भेज दिया गया है। और राज्य में बदमाश बेखौफ हैं। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 7 की है, जहां अज्ञात हत्यारों ने घर में घुसकर 58 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका का नाम संगीता बताया जा रहा है। घटना के वक्त वो घर में बिल्कुल अकेली थी और उसका पति ड्यूटी पर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हत्या की वजहों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। यमुनानगर के बिलासपुर के गांव शाहपुर में निजी बस का कहर देखने को मिला। बाइक पर सवार 3 छात्रों को तेज गति से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 छात्रों की शिनाख्त कर ली गई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। निजी बस का कहर। बस ने बाइक सवार 3 छात्रों को मारी टक्कर। बाइक पर सवार तीनों छात्रों की मौत। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर के गांव शाहपुर में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों एनपी आर्या में +2 के छात्र थे। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये तीनों छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव के लोगों ने इस दर्दनाक हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस का ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तिलक भारद्वाज, यमुनानगर, फोकस टीवी। बढ़ते हैं आगे। पूरे प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पुंडरी की है, जबकि दूसरी सोनीपत की। पुंडरी में कोहरे के कारण करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हादसे की वजह से काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं सोनीपत में नेशनल हाईवे 1 पर कोहरे के कारण 20 से ज्यादा वाहन आपस में भिड़ गए। इस हादसे में एक बस ड्राइवर और एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घरौंडा के कुटेल गांव में एक इंजीनियर की हत्या के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इंजीनियर का शव न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने उनके घरों में जमकर तोड़फोड़ भी की। ग्रामीणों की मांग है कि शव को जल्द ढूंढा जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंच गया और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए आला पुलिस अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और जींद के देवीलाल ग्राउंड स्थित LIC ऑफिस के पास से अज्ञात चोरों ने एक व्यापारी की गाड़ी का शीशा तोड़कर 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना के वक्त व्यापारी अपनी गाड़ी को LIC ऑफिस के नजदीक खड़ी कर चाय पीने के लिए गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक व्यापारी ने घटना से पहले पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए की राशि निकाली थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट लेकर इलाके की नाकेबंदी करके युवकों की तलाश शुरू कर दी। और सोनीपत के गांधी चौक में एक शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सोमवार रात की है, जब चोरों ने टाटा डोकोमो के शोरूम का ताला तोड़कर हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की ये पूरी वारदात CCTV फुटेज में कैद हो गई है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह 2 चोर शोरूम में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे। कैथल के CIA स्टाफ ने नानकपुरी कॉलोनी से एक शख्स से 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पुलिस को शक है कि इस शख्स के तार मध्य प्रदेश के किसी बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। और राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने प्रसिद्ध साहित्यकार और चिंतक डॉक्टर नरेश को उनकी उपलब्धियों के लिए पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान डॉक्टर नरेश को यह सम्मान दिया। इस मौके पर राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने कहा कि हरियाणा विकास और समृद्धि की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्य में से एक है और इसकी विरासत में कवियों, लेखकों और साहित्यकारों का बड़ा योगदान रहा है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर 9 दिसंबर से चल रहे शिल्प मेले का मंगलवार को समापन हो गया। 9 दिन तक मेले की खूब रौनक रही और लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। मेले के आखिरी दिन भी काफी संख्या में लोग जुटे थे, जहां खाने पीने के शौकीनों ने तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। वहीं महिलाओं ने इस दौरान जमकर खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक शिल्प मेले में 5 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ है। उधर ठीक कारोबार होने से शिल्पकार भी खासे उत्साहित दिखे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।